हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से वे आंखें कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आइए सर्वप्रथम कवि परिचय प्राप्त करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद की चतुष्टयी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्रकृति चित्रण के अद्भुत रचनाकार पंत ने सर्वप्रथम प्रकृति को काव्य के महत्वपूर्ण विषय के रूप में हिंदी साहित्य में स्थान दिलवाया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ व कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया। प्रकृति के इस चितेरे कवि का वर्ष 1977 में निधन हो गया। वे आंखें कविता का सारांश। प्रस्तुत पाठ या कविता वे आंखें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। युगों युगों से शोषण के शिकार किसानों का जीवन कवि को आहत करता है। कवि के अनुसार स्वतंत्रता पश्चात भी भारत में कृषकों के हक में तत्कालीन व्यवस्था या शासन की तरफ से कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया और किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस प्रकार कविता में विकास की विचारधारा अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। प्रस्तुत कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। आइए देखिए इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या दिखाना चाहते हैं। आइए पहले कविता वाचन करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उनमें तो केवल दरिद्रता है। उसकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। इसलिए कवि को किसान की आंखों में झांकने का साहस नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि कहते हैं, आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है। इस बात का अभिमान उसकी आंखों में भी झलकता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़, अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया और उनसे किनारा कर लिया। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी है।
लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। इस काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। पंत जी कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसको खेतों से अलग कर दिया गया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था, जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था। इस प्रकार उसके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहते हैं, आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस व वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, पर जमींदार के कारिंदों ने उसे मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी सभी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। आइए देखें कवि यहाँ क्या कहते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। इस काव्यांश में महाजन द्वारा अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं, किसान की दुर्दशा पर विचार करते हैं। कहते हैं, किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, चाहे भारत की गुलामी का समय हो या अब आज़ादी का। महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। खेत पहले ही खाली करवा लिए गए थे, अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत प्रिय थे। वह जोड़ी आज भी बार बार उस किसान की आंखों में चुभती रहती है, अर्थात उसे उनका स्मरण हो उठता है, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ कवि कहते हैं कि किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह उजरी कहता था। गाय भी अपना दूध दुहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। आज वह गाय भी बिक गई, उसकी सुख की खेती उजड़ गई थी, अर्थात वर्षों के परिश्रम से बनाया गया घर, उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब बिक गए थे। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते हैं, अर्थात वह स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वह सारा सुख चला गया। आइए देखें कवि यहाँ क्या कहते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस काव्यांश में कवि ने किसान के पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है। किसान की सारी संपत्ति महाजनों द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास 1 कौड़ी भी नहीं बची। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसकी पत्नी के बीमार होने और
दवा के लिए धन का अभाव होने के कारण वह भी स्वर्ग चली गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसकी दूध पीने वाली छोटी बेटी भी उचित लालन पालन पोषण के अभाव में चल बसी। इस प्रकार विपत्तियों ने किसान को घेर लिया। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि यहाँ कहते हैं कि किसान का बेटा, पत्नी, वह बेटी तो काल के ग्रास बन ही चुके थे। अब केवल घर में एक पुत्र वधू थी और उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था, जिसे पहले घर की लक्ष्मी कहा जाता था। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना का शिकार बना दिया। वह इस अपमान को सहन न कर पाई और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे देती है। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेला रह गया है। उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। खैर, पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। इस काव्यांश में किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है कि एक न रही तो दूसरी आ जाएगी। उसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु का स्मरण होने पर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। आइए देखें कवि यहाँ क्या दिखाते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहते हैं कि अपने अतीत के सुखद क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है। सुखद स्मृतियों से बाहर निकलने और वास्तविकता से परिचित होने पर उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है, जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभती रहती है। अर्थात सुख की चमक क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष रह गया है। उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।